हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपना खुद अपने द्वारा बनाया गया वीडियो भेज रहा हूँ आप लोगों को। बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल। वैसे तो मैंने पहले इसके कई वीडियो हम भेज चुके हैं और इसके नोट्स और क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने द्वारा खुद बनाऊं और जो बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो जैसे सेल, तो सेल सब जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो 1665 में उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से प्लांट के जिस चीज़ को देखा था उसको उन्होंने सेल नाम दिया। जबकि उन्होंने क्या देखा? कॉर्क, वो कॉर्क थी। कॉर्क प्लांट का डेड सेल होता है और उसमें स्ट्रक्चर जो था वो हनी कॉम्ब जैसा, इसलिए सेल मीन्स कोठरी होती है, जिससे नाम इन्होंने सेल दिया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद फिर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया द फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया की खोज किया उन्होंने। फिर 1838 एंड 1839 में एक प्लांट साइंटिस्ट मतलब बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट थी स्लाइडेन एंड स्वान। Slideen studies plant tissue and Swan studies animal tissues, and they discover given the cell theory. Cell theory means all living organisms are made up of cells. All cells have a similar structure and function. An organism function as a result of its constituent सेल। तो ये सेल थियरी दिया उन्होंने। और फिर कुछ ईयर्स बाद में 1855 में बार्चो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने उसमें कुछ ऐड किया और एक पॉइंट ऐड किया कि ऑल सेल्स फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से एराइज होती हैं। तो सेल का जो हम डिफिनीसन पढ़ते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ऐसे हर किसी चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे हम मेजरमेंट में करते हैं, लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। मास में उसकी यूनिट किलोग्राम होती है। तो ऐसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी यूनिट एक ब्रिक होती, ईंट होती है। तो ऐसे हमारी बॉडी भी बनी होती है। अब सेल, तो सेल एज स्टडीज इन द previous class is the structural and functional unit of life. It is known as the structural unit since all cells have the same basic structure of cell membrane, cytoplasm and nucleus. ये there are मतलब थ्री जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस। एंड जो अदर पार्ट्स होते हैं उसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेल्स फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, एक होल बॉडी पूरी तैयार होती है। तो सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सिंस इट कैन परफॉर्म द 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, response to stimuli and reproduction. These are the basic functions of life या living things या characteristics of living things. अब on the number of cells we divide the organism in two types, unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism means only single cells have all the function performed by a single cell like amoeba, paramecium, chlamydomonas means all bacteria अर्थात मोनेरा ग्रुप एंड प्रोटिस्टा ग्रुप
are unicellular. Some organism is made up of many cells, they are multicellular, like human being and other animals are multicellular, means their body performed by the so many cells. In this the organization system are found. Labor, division of labor. Thus they show division of labor like hydra, moles, trees, human beings and other animals. Human being is a multicellular organism made up of trillions of cells. हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मतलब करोड़ों सेल्स होती हैं. although each cells is able to carry out of the 5 basic. वैसे हमने कहा कि जैसे पहले कि हम जानते हैं कि सेल्स ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. तो कोई भी फंक्शन जो बेसिक 5 फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ये एवरी सेल के द्वारा परफॉर्म होता है. लेकिन सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर के आर्गन और आर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जिससे हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है. Although each tissue, organ system carry out their respective functions, collectively they carry out the functionings of the body. Will an individual cell of our body be able to survive independently? आंसर है नो. कोई भी जो हमारी बॉडी है उसका एक इंडिविजुअल सेल उस तरह से सरवाइव नहीं कर सकती स्वतंत्र रूप से, क्योंकि बॉडी में हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर पार्ट्स का, हर आर्गन का एक कोऑर्डिनेशन है. सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके जो आर्गन है अगर कोई आर्गन काम नहीं करेगा तो पूरा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा. तो आंसर इज नो. although every cell is able to perform the 5 basic functions of life, but in a multicellular organism, since there is cell specialization, the cell would be dependent on other cells for its functioning. यूनिसेलुलर में तो ऐसा संभव क्योंकि एक ही सेल है और एक सेल में सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर में यह संभव नहीं है क्योंकि एक सेल दूसरे पर डिपेंड है. अब साइज के आधार पर हम तो देयर आर सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, माइकोप्लाज्मा एंड सम आर बिग. सम cells we cannot see with our naked eyes. We use microscope known as microscopic organism and some are macroscopic जैसे ह्यूमन बीइंग. तो साइज के आधार पे वैरी करते हैं. तो लार्जेस्ट जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है एंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन है. स्मॉलेस्ट जो है हमारी ब्लड सेल्स हैं. Our body red blood cells are one of the smallest cells where the nerve cells are the longest cell. It may be noted that the size of the cell has no relation to the size of the organism. जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है और कोई जैसे एलिफेंट देखते हैं, जिराफ देखते हैं, सबकी साइज वेरी है लेकिन सेल में कोई वेरिएशन नहीं होता कि उसका सेल इतना बड़ा होगा या छोटा है तो उसकी सेल छोटी होगी, ऐसा डिफरेंट नहीं है. रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस. शेप. ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स and different shape. for our skin cells are rectangular and flattened shape. हमारी स्किन सेल्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर फ्लैटेंड होती हैं. इनवॉल्यूंटरी मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप. वाइट ब्लड सेल्स आर अमीबाइड सेल, मतलब इनका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता. आरबीसी जो हैं ये बाई कॉनकेव, कॉनकेव, प्लेटलेट, डिश शेप में होती हैं. तो ऐसे इनका डिफरेंट शेप्स है. न्यूरॉन हम देखते हैं कि जैसे इसमें बॉडी लाइक और एक्सान, डेंड्राइट्स ये सब होते हैं, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल. एवरी सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड. लिपिड क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इन सब से जो सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन से अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू एंटर एंड एग्जिट द सेल, दैट इज
इट इज़ द सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब अर्धपारगम झिल्ली, कि जो सेलेक्टिव चीज़ को अंदर आने देती है और चीज़ों को बाहर रहने देती है, अंदर नहीं अलाउ करती है। विद इन द सेल मेम्ब्रेन लाई द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, कंपोज ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड मिनरल्स, इनका कंपोजिशन होता है। साइटोप्लाज्म लाई द ऑर्गेनल्स। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सो मेनी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका यूज सेल में होता है और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द डबल मेम्ब्रेन, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस, डबल झिल्ली होती है, एंड दीज आर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द सेल। ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो हमारा फूड डिजॉल्व होकर के सेल में आता है और ऑक्सीजन, तो फूड और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के साथ आते हैं और रेस्पिरेशन यहाँ होता है, अर्थात हमारा फूड बर्न करता है और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में एंड स्टोर होती है। एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब ये सिंगल, इस पे एक मेम्ब्रेनस बाउंडेस होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हेल्प द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये 2 टाइप की होती है, RER एंड SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। थर्ड है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस उसको कहते हैं। दीज आर आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, द पैकेज एंड कंसनट्रेट। इसका वर्क है पैकेजिंग, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको पैकेजिंग का काम करते हैं। ER एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट्स देम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अर्थात ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह से उसको का वर्क करते हैं, उसको दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में। गाल्जी बॉडीज आर आल्सो नोन एज गाल्जी कॉम्प्लेक्स और गाल्जी ऑपरेटर्स, वो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर दिया गया और इसका अभी पूरा फुल फंक्शन डिस्कवर नहीं है। लाइसोसोम, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दैट contain powerful digestive enzymes to digest away or out organelles infectious particle। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि ये एनगल्फ करती हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं हमको जर्म से, ऐसे ये भी हमारे सेल के अंदर में जो टूटी फूटी सेल्स होती हैं उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। These are also called the suicide bag, yes. And cell get old, it lysosome may burst and digest to entire cell। जब ये पुरानी हो जाती हैं तो खुद फटती हैं और अपने को डाइजेस्ट मतलब पचा लेती हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। राइबोसोम, दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, अर्थात इस कोई भी मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं होती है, कवर नहीं होता है। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये सेल में भी मिलते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं और न्यूक्लियस में भी होते हैं। दे मे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलते हैं। फिर सेंट्रोसोम, दिस कंप्राइजेस अ पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। पेयर ऑफ ट्यूबुलर मतलब पेयर के रूप में ट्यूब्यूल जैसे पाई जाती है, जिसको सेंट्रियोल या तारक का हिंदी में कहते हैं। इट इज़ नॉट बाउंड बाई एनी, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दिस ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। अब ये डिफ्रेंसिएशन में आपको फ़ायदा मिलेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। इट हेल्प द सेल डिवीजन, अर्थात ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं जब सेल का डिवीजन होता है मियोसिस और माइटोसिस के दौरान। अगला है क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द डबल मेम्ब्रेन, जैसे अभी हमने बताया था कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और बोथ द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से स्मूथ द कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं और ये फोटोसिंथेटिक साइट होता है जो सनलाइट एनर्जी को रिसीव करता है, अर्थात इसलिए लीव्स और ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं, किचन ऑफ द लीव्स। They contain the pigment chlorophyll, trap sunlight for photosynthesis, hence these are the kitchen of the cell।
दीज ऑर्गेनल्स आर सीन ओनली इन प्लांट सेल। अभी डिफ्रेंसिएशन हो गया, ओनली इन प्लांट सेल्स नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड, प्लास्टिड में आल्सो बी द थ्री टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल होते हैं जो पेटल देखते हो रंगीन होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। अब जब क्लोरोफिल का डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि दिस इज द ग्रेना एंड थाइलोकाइड, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, तो फूड बनता है हमारा। Vacuoles. Vacuoles are also found in plant cells in large and animal cell absent or very small. These are bounded by single membrane. Membrane is called the tonoplast. इसके membrane को हम tonoplast कहते हैं. They may store excretory waste, food materials like starch, grains, soil droplets, liquids within the vacuoles is called the cell sap. इसको हम सेल सैप जो इसके अंदर स्टोर होते हैं और फिर वेस्ट प्रोडक्ट सेल सैप के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लार्ज सेंट्रल vacuoles ऑक्यूपाई नियरली 90% ऑफ द सेल स्पेस इन एनिमल सेल्स। द vacuoles आर स्मॉल एंड टेम्प्रोरी। इन एनिमल सेल में छोटे होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं। इन प्लांट सेल द vacuole सेल प्रोवाइड टर्जिटी। प्लांट सेल में इनका क्या होता है, प्लांट में टर्जिटी अर्थात स्पीड जो प्रेशर जो उसको तनाव देते हैं। दे कीप द प्लांट सेल taut. There is the differentiation between mitochondria and plastid. Mitochondria are bounded by double membrane with the outer membrane smooth and inner membrane thrown into folds called cristae. फोल्डिंग ऐसे होती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का वर्क है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब एनर्जी रिलीज होती है, बर्न होता है फूड, उस समय उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना काम होता है। प्लास्टिड आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, बोथ आउटर एंड इनर स्मूथ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज एनर्जी इन द प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड एंड क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू पेटल्स। तो दीज आर द फंक्शंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अर्थात यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन होता है और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होता है। न्यूक्लियस, जैसे बताया कि हमने न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स नहीं है, ये मेन पार्ट है सेल का। सेल के 3 मेन पार्ट्स हमने बताया था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में डिस्कस किया गया। इसको आप अदर वीडियो से समझ भी चुके होंगे, बुक से पढ़ भी चुके होंगे, और हम शार्ट समरी की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस एक्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल पार्ट कौन होता है, ब्रेन, ऐसे सेल का कंट्रोलिंग ऑर्गन जो है वो न्यूक्लियस है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस बट हैज पोर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि दोनों के बीच के आदान प्रदान होता रहे। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियो पोर्स। मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी थिक जेली लाइक। जो इसके अंदर भरा होता है वो गाढ़ा होता है और जेली लाइक होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, और जेनेटिक मटेरियल जो है अर्थात अपने पेरेंट्स से जो पैतृक गुण है वो संतान में इसी के थ्रू होते हैं, और डीएनए पर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, उसके पे जीन होता है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जीन को हम हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकी इकाई बोलते हैं। द न्यूक्लियस आल्सो लाइज अ डार्क स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस दैट इज मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। DNA means deoxyribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. The nucleus contain information to make protein and regulate the activities of the cell. क्या करता है ये? इंफॉर्मेशन और प्रोटीन, दूसरा सेल की एक्टिविटी को रेगुलेशन का काम करता है। इट हेल्प द पास द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। अभी बताया हमने कि DNA और जो जीन होते हैं ये
हेरिडिटरी करैक्टर्स को उनके पेरेंट सेल से उनके डॉटर सेल में अर्थात उनके सन तक पहुंचाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इट इज द बाउंड्री बाय अ सेल वॉल present outside the cell membrane, has chloroplast, plastid, large central vacuole, does not have centrosome, lysosome are rare, बहुत कम मिलते हैं। एग्जाम्पल ओनियन पिल सेल। इधर एनिमल सेल लैक ऑफ सेल वॉल, डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, vacuoles are small or temporary, has a centrosome, lysosome are present. Example chick cell, muscle cells and other. This is the structure of plant cells and एनिमल सेल। देयर इज द सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हमने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। दिस इज द पार्ट ऑफ सेल, नेचर, अकरेंस, फंक्शन। दिस इज द समरी चार्ट, समरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोल। तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको उनके नेचर, उनके अकरेंस और उनके फंक्शन को स्टडी करने का ये एक शॉर्ट समरी है। इससे आसानी से हम एक साथ पढ़ सकते हैं। और इधर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलेज, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। Cell wall is permeable, allows everything to pass through it. It's selective permeable, ये कुछ ही चीज़ को अपने अंदर आने देती है, बाकी और सबको रोक देती है, जबकि ये सबको आने देती है। इट इज़ ए डेड रिजिड स्ट्रक्चर, ये डेड होता है, सॉलिड ठोस है, और ये लिविंग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है सेल वॉल। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन आर नॉट सेल, टू टाइप्स ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं होता, वो ऐसे ही मिक्स होता है उसी में साइटोप्लाज्म में। और जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होता है, जैसे अमीबा, ईस्ट, ये सब तो प्रोकैरियोट। बट तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो यूनिसेलर हैं उनको हम यूनिसेलर यूकैरियोट सेल को हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है, और यूनिसेलर प्रोकैरियोट जो हैं उसको मोनेरा ग्रुप में रखा गया है। अब आपका दो चीज़ें जो हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, अर्थात कैसे प्लांट के अंदर या अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर बाहरी चीज़ें आती हैं सेल साइड। तो डिफ्यूजन क्या है, एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो भी है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ओनली लिक्विड, हायर कंसंट्रेशन मीन्स सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें हैं वो मोस्टली ऑस्मोसिस के थ्रू आती हैं और जाती हैं। तो ऑस्मोसिस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, थ्री टाइप्स, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मतलब दोनों सेल के बाहर और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जब सेम होता है तो कोई मूवमेंट नहीं होता, इसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जब सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होता है, तो सेल के अंदर का सैप जो है बाहर जाने लगता है। तो इस तरह से इसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और हाइपोटोनिक में क्या होगा कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से मटेरियल सेल के अंदर आने लगता है। तो ये है आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न मीन्स सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है डिवाइड होकर के डॉटर सेल में बनती है, और इसमें जो है टू टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में सेल एक सेल से हाफ में डिवाइड होता है, और मियोसिस में और माइटोसिस में जो होता है एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट
समरी सेल का। आशा करते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा उसको समझेंगे और तैयारी अपनी अच्छे से करेंगे। ओके, धन्यवाद।